हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिपोर्टेड स्पीच का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में रिपोर्टेड स्पीच के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बेसिक चीज़ें आज बताऊंगा जो रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच क्यों रखा गया। रिपोर्टेड का मतलब है रिपोर्टिंग करना। स्पीच का मतलब तो आपको पता ही है, जो हम बोलते हैं वो हमारी स्पीच हो गई, जो हमारी वर्डिंग्स हैं वो स्पीच हैं। और रिपोर्टेड का मतलब है किसी ने उसकी रिपोर्टिंग की है। इसमें मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग होती कैसे है। जैसे मान लीजिए एक ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति ये दिखाई दे रहा है। ये स्पीकर है और ये लिसनर है। दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर का नाम मान लीजिए रमेश और लिसनर का नाम महेश। स्पीकर इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये जो कुछ भी कहेगा महेश को कहेगा। रमेश ने महेश से जो कुछ भी कहा वो तो है डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो तरह की स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच ऐसे काम करेगी, यानी कि स्पीकर की एक्चुअल वर्डिंग। ध्यान देना सभी बच्चे इस पे, कौन सी वर्डिंग आई है, एक्चुअल वर्डिंग। जो भी इसने इससे कहा, रमेश ने महेश से कहा, ये मैंने दो नाम लिए हैं, यानी कि ये स्पीकर है और ये लिसनर है। ये इससे जो कुछ भी कहेगा वो जो वर्डिंग होंगी वो एक्चुअल वर्डिंग होंगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है। सभी बच्चे ये ध्यान दें, ये तो है डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें आप ये देखो, ये जो लिसनर है ना, इस लिसनर की जो और स्पीकर की जो बात आपस में है, उसके अंदर एक थर्ड पर्सन भी होता है जो छिपा हुआ रहता है। यानी कि एक व्यक्ति और है जिसका कोई नाम नहीं है और वो है रिपोर्टर। रिपोर्टर का काम करता है ये, यानी कि स्पीकर ने लिसनर से क्या कहा, स्पीकर ने लिसनर को क्या बताया, स्पीकर ने लिसनर से क्या पूछा, ये सब रिपोर्टिंग करने वाला ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, ये रिपोर्टिंग करेगा। और जो रिपोर्टिंग करेगा वो किस में जाएगी, अपने शब्दों में जाएगी। ये बताएगा अपने शब्दों में कि इस व्यक्ति ने इसको क्या कहा। इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो होगी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए सभी बच्चे। जो स्पीकर है लिसनर को डायरेक्ट बोलेगा तो डायरेक्ट स्पीच, वो तो है बिल्कुल एक्चुअल वर्डिंग। ये हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखी जाती है। अब एक तीसरा व्यक्ति जो रिपोर्टर है, जो ये बताता है इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, वो हो गया, ये अपने शब्दों में ले गया उसको, बाई ऑन वर्ड्स। अपने शब्दों में ये उसको बताएगा कि रमेश ने महेश से क्या पूछा या रमेश ने महेश को क्या बताया। वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैंने बताया बाई ऑन वर्ड्स। वो उसको रिपीट नहीं करेगा, जो उसने उसको बात बताई थी उसको रिपीट नहीं करेगा, अपने शब्दों में बताएगा। सेम वर्डिंग यूज नहीं करेगा, अपने शब्दों में बताएगा। और अपने शब्दों में बताएगा तो किस तरह से टेंस चेंज करके बताएगा, इस ट्रिक को सीखना है आप लोगों ने। अगर इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर आपका लिसनर मी है
यानी कि रमेश ने मुझसे कहा। अगर यहाँ पर मी है तब इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इस रिपोर्टर की जरूरत मी के केस में नहीं है। यहाँ पर लिसनर ही रिपोर्टर है, इसका रोल खत्म हो जाएगा। इसका रोल तब तक रहेगा जब तक यहां पर मी नहीं दे रखा। यह आता ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। और जब उसका इनडायरेक्ट करते हैं, सिंपल में क्या करते हैं, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। तो वहां इन दोनों के बीच की बात है, वहां इसका रोल खत्म हो गया। तो इस केस में आपको ध्यान देना है, अगर यहां पर आपका जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो लिसनर है, वो अगर मी के केस में है तब इन दोनों के बीच का ही रोल है। फिर वो अपने शब्दों में बताएगा कि इसने इससे क्या पूछा और इसने इसको क्या बताया, तब इसका रोल खत्म है। इसका रोल तभी होगा जब वहां पर मी नहीं होगा। ये फिर रिपोर्टिंग करेगा, इसमें रिपोर्टर ये खुद है। मी के केस में, मी के केस में रिपोर्टर भी यही है। ये ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए दैम आ गया, अस आ गया, इस तरह के आपके ऑब्जेक्ट आ गए, कोई भी लिसनर की जगह, मी की जगह आ गए, तब आपने इसको यूज करना है। ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा और इसमें इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाएगा। इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया जाएगा, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाएगा क्योंकि ये इसके अपने शब्द हैं। इन्वर्टेड कोमा जब काम करेगा जब एक्चुअल वर्डिंग उसकी होगी, स्पीकर की। ये इसका बेसिक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर के बारे में। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर यानी कि एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच आती कैसे है और उसके कितने पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग एरिया है रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पोर्शन है वो डायरेक्ट स्पीच है। ये आपने देखना है, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये मैंने दोनों ही लगा दिए हैं। या तो फुल स्टॉप आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब एरिया है, यहां से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है। ये डायरेक्ट स्पीच का एरिया है। इसमें तो जैसे अभी आपने पढ़ा है, ये एक्चुअल वर्डिंग, जो स्पीकर ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ इसके अंदर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब एरिया के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये ध्यान रखना है, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो नाम मैंने बताए थे आपको, उसके हिसाब से आप देखिए, यहां सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि आपका सब्जेक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ जो सब्जेक्ट है ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी है। हो सकता है यहाँ प्लूरल हो और यहाँ सिंगुलर हो। ये हो सकता है यहाँ प्लूरल हो, यहाँ भी प्लूरल हो। किसी भी तरह से कोई भी पोजीशन आपको इसमें मिल सकती है एग्जाम के अंदर। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब एरिया है। अब इसको रिपोर्टिंग वर्ब एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने इसको रिपोर्टिंग की और वो किस टेंस में की, वो हो गया आपका वर्ब, इसलिए यहाँ पर वर्ब लगा हुआ है। ये रिपोर्टिंग एरिया आपको बताएगा कि इसने इसको रिपोर्टिंग की है और किस टेंस में की है।
अब टेंस सीखिए आप, किस किस टेंस में हो सकती है। मान लीजिए सेज और सेज टू लगा हुआ है। दूसरा है आपका एक फॉर्मेशन ये भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, विल से आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट में हो गया, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब एरिया प्रेजेंट में, ये रिपोर्टिंग वर्ब एरिया हो गया फ्यूचर में, और ये रिपोर्टिंग वर्ब एरिया हो गया पास्ट में। ये रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में टेंस तीन तरह से आते हैं, या तो प्रेजेंट में आएगा, या फ्यूचर में आएगा, या पास्ट में आएगा। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया सारा कि रिपोर्टिंग वर्ब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रिपोर्टिंग यहाँ हुई है और किस टेंस में हुई है, ये टेंस है। अब आप अंदर आइए डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जहाँ एक्चुअल वर्डिंग है, इसमें आपको पर्सन्स मिलेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन्स आपको यहां पर मिलेंगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड पर्सन यू, योर एंड योर्स। इसके अलावा थर्ड पर्सन ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये थर्ड पर्सन हो गए हैं। अब इसमें जो पर्सन्स आते हैं उन पर्सन्स को चेंज करते हैं जब इसमें हम इनडायरेक्ट वे में करेंगे, यानी कि जब इसका रिपोर्टेड स्पीच जब हम बनाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यही है कि इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप इसके अंदर इन पर्सन्स को चेंज करेंगे तो एक नियम है, उस नियम को सभी बच्चे फॉलो करेंगे। वो नियम क्या है, इस टेबल को याद रखेंगे सभी बच्चे। इस टेबल के हिसाब से लर्न करना आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है SON। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। S का मतलब है सब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब ये फर्स्ट पर्सन आए तब आपने किससे चेंज करना है? सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इससे चेंज करने हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमने ओ लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, इसलिए सभी बच्चों को ये पोजीशन पता हो कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज में हमने एन लिया, तो ये है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये जो थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होंगे, ये सभी बच्चों को याद रखना है। अब इसके बाद सभी बच्चों को सीखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब एरिया के अंदर जो वर्ब आएंगी वो डायरेक्ट स्पीच वाले टेंस को कैसे चेंज करेंगी, और डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में वर्ब को कैसे चेंज करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे। इस चीज़ को सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सीखना है। सबसे पहले आप ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब एरिया के अंदर मान लीजिए आपका प्रेजेंट टेंस आया हुआ है, से टू और सेज टू आ गया, प्रेजेंट आ गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस आ गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में प्रेजेंट टेंस दे रखा हो तो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस दे रखा है वो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस नो चेंज। सभी बच्चों को याद रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में से टू और सेज टू आ गया तो डायरेक्ट स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करना,
केवल जो मैंने आपको पर्सन्स बताए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना है। अगर थर्ड पर्सन है तो वो भी चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बाहर फ्यूचर दिया हुआ है, मान लीजिए विल से टू आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में अगर फ्यूचर टेंस आ गया तब भी डायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। तो अभी आपने इसमें सीखा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब एरिया प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंस को आपने चेंज नहीं करना। तो अब डायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होगा कब, ये सीखना है। डायरेक्ट स्पीच में टेंस को चेंज करने के लिए बाहर पास्ट होना जरूरी है, यानी कि ये फॉर्म आनी चाहिए सेड, ये पास्ट हो गया। पास्ट का होना बहुत जरूरी है अंदर के टेंस को चेंज करने के लिए। इसमें मैंने लिख दिया टेंस चेंज। अगर बाहर पास्ट दिया हुआ है तो अंदर का टेंस चेंज होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। जो रिपोर्टिंग वर्ब एरिया में आपकी वर्ब है वो अंदर के टेंस को डिसाइड करेगी, और इसके अंदर जो सेंटेंस आएगा देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये सेंटेंस आपको बताएगा कि इनका वर्ब का चेंज आप किस में करेंगे, ये वर्ब किस किस में चेंज होंगी। अगर आपका सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है तो से टू विल चेंज इनटू टेल, सेज टू टेल्स, विल से टू विल टेल, सेड टू टोल्ड। यानी कि अगर आपका सेंटेंस अंदर, इसके अंदर जो सेंटेंस आएगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर वो फुल स्टॉप पे है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, चाहे वो आपका सिंपल सेंटेंस है चाहे वो आपका नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नहीं है। पहली कंडीशन में आप समझिए, सिंपल और नेगेटिव में अगर आपका सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि ये वर्ब किस में चेंज होंगी। से टू टेल, सेज टू टेल्स, विल से टू विल टेल और सेड टू टोल्ड। अब आप आइए क्वेश्चन मार्क पे। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तब आप इनमें क्या चेंज करेंगे। से टू आस्क, सेज टू आस्क, ऐसा लग जाएगा इसमें। विल से टू विल आस्क एंड सेड टू आस्क्ड। ये अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तब ये सारी फॉर्मेशन इसमें आ जाएंगी, ये सारी वर्ब इसमें चेंज हो जाएंगी। ये सारा क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपका अंदर का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है, ये ध्यान देना है आपको। और ये सभी फुल स्टॉप में है, यहाँ मैंने डॉट कर दिया है, इसका मतलब फुल स्टॉप है, ये याद रहेगा आपको। बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट, अंदर के टेंस की चेंजमेंट, ये सीखने के बाद अब आपको सीखना है कि इस इनवर्टेड कोमा का क्या करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तब इनवर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। इनवर्टेड कोमा को जब भी हटाएंगे लास्ट में देखना आपका सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है या क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है यानी कि सिंपल में है या नेगेटिव में है। आपको ये सीखना है जब आपका सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव में दिया हुआ हो और एंडिंग फुल स्टॉप पर है। अगर आपका सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव है और उस समय आप इस इनवर्टेड कोमा को हटा रहे हैं, क्योंकि इनवर्टेड कोमा तो आपको हटाना ही है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करेंगे जब, तब आपने उसकी जगह क्या लगाना है, डेट। जब भी सिंपल और नेगेटिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब एरिया के बाद जब इसको हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इनवर्टेड कोमा आता है।
सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में इसको हटाने के लिए हमें डेट यूज़ करना पड़ता है। अगर आपका अंदर का सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव में भी फुल स्टॉप आएगा, तब आपने क्या लगाना है, डेट की जगह टू। और इंपेरेटिव में ही अगर स्टार्टिंग में डोंट आ गया तो डोंट विल चेंज इट टू नॉट टू। ये सभी लगेंगे आपके इनवर्टेड कोमा हटाने के बाद। जब रिपोर्टेड स्पीच में आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उस समय आपको ये इनवर्टेड कोमा हटाने पड़ेंगे। और अगर आपका सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, सिंपल में है, नेगेटिव में है, तब आपने डेट लगाना है। और अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है तब आपने टू और नॉट टू लगाना है। सभी बच्चों को ध्यान देना है इन चीज़ों पे। अब देखिए, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा। इसमें दो तरह से आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी लगा होता है आगे, WH फैमिली वर्ड, और हेल्पिंग वर्ब भी लगी होती है। अगर आपके इन्वर्टेड कोमा के बाद WH वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ वट लिख दिया, वट आ गया, वाई आ गया, वैन आ गया, इस तरह से अगर इस तरह से स्टार्टिंग है तब आपने कुछ नहीं लगाना। जो आपके ये वर्ड दे रखे हैं ना, ये एच टी आ जाएंगे। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तब ये एज इट इज लिखे जाएंगे ऐसे कैसे, तब आपने कुछ नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान सभी बच्चों को देना है। जब ये आप इन्वर्टेड कोमा हटाओगे उस समय ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज इट इज आ जाएंगे। अब आप देखिए, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब पे है, मान लीजिए यहाँ पे इज आ गया, वॉज आ गया, हैज आ गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है आगे, उस समय जब आप इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तब आपने क्या लगाना है, इफ और वेदर। इफ और वेदर लगाया जाता है। वेदर लगाते हैं यस और नो, जनरली यस और नो में, जहाँ पे कोई श्योरिटी ना हो वहाँ वेदर यूज करते हैं। तो मैंने बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से सेंटेंस आते हैं। WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग, तब आपने ना तो इफ लगाना है ना वेदर लगाना है, तब आपने ये सारे वर्ड एज इट इज यहाँ से यहाँ लिखने हैं। उसके बाद आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट है इंटरोगेटिव में, तब आपने इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ और वेदर का यूज करना है। इसके बाद आपको सीखना है, जब आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपका दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क में है, उस समय जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, ये आपको सीखना है। इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग में चला जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग में यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लगी हुई होती है, वो हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होके सब्जेक्ट के बाद चली जाती है और इंटेरोगेशन खत्म हो जाती है। इंटेरोगेटिव मार्क विल चेंज इनटू फुल स्टॉप। बहुत से बच्चे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे लास्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है। और क्यों चेंज होता है वो मैंने अभी आपको बताया। बाकी आप इसको, मैं जब आपको एग्जांपल कराऊंगा टेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अभी आप केवल अपने दिमाग में ये रखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लास्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और अपने दिमाग में रखना
डायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जब उनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उनको चेंज करना पड़ता है। ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहले जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दिस विल चेंज इनटू डैट। नाउ विल चेंज इनटू देन। टुडे विल चेंज इनटू that day। tonight will change into that night। yesterday will change into the previous day। tomorrow will change into the next day। and here will change into there। hence will change into thence। ये जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच ये मिलेंगे सभी। और चेंज करना है इस तरफ जो मैंने लिखे हैं सारे, ये सभी इनडायरेक्ट स्पीच के हैं। ये सब चेंज होके इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज हो जाएंगे। ये सभी बच्चों को ध्यान देना है। डायरेक्ट स्पीच में कहीं भी ये वर्ड्स दिखाई दे तो इनको एज इट इज ना लिखें, इनको इन वर्ड्स में चेंज करना है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आपने इस वीडियो में सीखे हैं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करें तो इन इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को अपने माइंड में हमेशा रखें। इसलिए मैंने आपको टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ें ही बताई हैं ताकि उसको आप आसानी से चेंज कर पाएँ। आगे की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस के अकॉर्डिंग इन्हीं की पॉइंट्स को फॉलो करते हुए कितनी आसानी से चेंज हो जाती है। ये आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लो आपका 50% काम कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।